नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारी एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत, जिसमें आज हम लास्ट चैप्टर को देखेंगे, चैप्टर 12, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इससे पहले की वीडियो में आप 10 चैप्टर को देख सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में आप चेक करके सारे वीडियो को वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे संबंधित हम प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले प्रश्न, जो आंतरिक प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के, उसको हम देखेंगे। पेज संख्या 126 में है, कह रहा है अध्याय 9 के पृष्ठ संख्या 91 पर दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिर तथा स्तूप के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरण का चित्र बनाओ। देखिए आप खुद करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? पेज संख्या 128। तो हाँ, कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भाग में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतरण लोकप्रिय है। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरे। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। तो अपने राज्य के अनुसार आप देखेंगे कि आपके राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है महाभारत और रामायण के। तो ये आप इसका उत्तर खुद लिखेंगे। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? यह हिस्सा क्यों चुना गया होगा? पेज संख्या 130। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि इस कहानी के चित्र में राजा को अपनी प्रजा के साथ आम का आनंद लेते दिखाया गया है। आम का जो फल होता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि राजा अपनी जनता यानी प्रजा के साथ मिलजुल कर रहता था, इसलिए ही इस हिस्से को चुना गया है। अगला प्रश्न है, रोम के निवासी शून्य यानी जीरो का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। तो आप ये खुद करेंगे। आगे पढ़ते हैं, पेज संख्या 131। कागज आज हमारे रोजमर्रा यानी प्रतिदिन की जिंदगी का भाग बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वो कागज पर छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए भी हम क्या करते हैं? कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काइलून भी है नाम इनका, यहाँ पर काइलून हो जाएगा। काइलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधे के रेशे, कपड़ा, रस्सी और पेड़ के छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उसे लुगदी को दबाकर उसने पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को ही अपनाया जाता है। इस विधि से ही हाथ से कागज बनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक छुपा कर रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद यह जापान तक फैल गया। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह धीरे धीरे यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैला। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार कब और किसने किया? तो इसका आविष्कार करीब 1900 साल पहले काइलून नाम व्यक्ति ने चीन में किया था। अगला प्रश्न है, काइलून ने कागज किस विधि से तैयार किया था? तो काइलून ने पौधे के रेशे, कपड़ा, रस्सी और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया उसे। आज भी कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की पांडुलिपि किस चीज से तैयार की जाती थी? किस चीज पर तैयार की जाती थी? पेज ये अध्याय 1 में देख सकते हैं। तो प्राचीन भारत की जो पांडुलिपियां हैं, ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी।
अगला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न, मिलान करना है। स्तूप है, शिखर है, मंडप है, गर्भगृह है, प्रदक्षिणा पथ है। तो स्तूप का हो जाएगा टीला। शिखर किसको देखते हैं, किसे बोला जाता है, तो गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण किया जाता है जिसे हम शिखर देखते हैं। मंदिर में भी आपको देखने को मिलेगा। मंडप, मंदिर में लोगों की इकट्ठा होने की जगह को मंडप कहते हैं। गर्भगृह, देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह को गर्भगृह कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आर्यभट्ट जो है एक बड़े गणितज्ञ थे। पुराणों में देवी देवताओं की कहानी मिलती है। वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 2 तमिल महाकाव्य है, सिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई। अगला प्रश्न है धातु के प्रयोग पर जिन अध्याय में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ। धातु से बनी किन किन चीजों के बारे में चर्चा हुई है उन्हें दिखाया गया। तो अध्याय 4 आरंभिक नगर, इसमें तांबा, सोना, चांदी के बारे में चर्चा हुई है। अध्याय 5 के जैसे है, अध्याय का नाम है क्या बताती है हमें किताब और कब्र, इसमें लोहा और सोना के बारे में चर्चा की गई है। पेज संख्या 130 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजा के बारे में तुमने अध्याय 6 और 11 में पढ़ा है उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न, मतलब अलग और समान था। तो इसमें देखेंगे कि बंदर राजा भी अन्य शासक की तरह एक विशाल सेना रखता था। बंदर का जो राजा था, जो राजा सेना रखते थे, उसी तरह ये भी एक विशाल सेना रखता था। वह स्वयं बुद्धिमान, कूटनीतिक और बहादुर था। वह सही समय पर उचित निर्णय लेने में समर्थ था। जब उसने देखा कि मानव राजा उसके समुदाय को मार डालना चाहता है, तो बंदरों के राजा ने अपने प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनी को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। वह एक महान राजा था, लेकिन किसी भी रूप में यह मानव राजा से अलग नहीं था। अगला प्रश्न है और भी जानकारी इकट्ठा कर किसी महाकाव्य की एक कहानी सुनाओ। हमारी महाकाव्य में बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। वे कहानियां आदर्श जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें शिक्षा भी देती है। ऐसे ही महाकाव्य महाभारत और रामायण है। ऐसे ही एक कहानी महाभारत महाकाव्य में है। इसमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। दोनों ही पक्ष युद्ध जीतने के लिए अपने अपने नाते, रिश्तेदार और अन्य राजा को अपने साथ मिलाना चाहते थे। श्री कृष्ण महान शक्तिशाली और भगवान की शक्ति रखते थे। वह दोनों ही पक्षों से संबंधित थे। इसलिए दुर्योधन, जो कौरव में सबसे बड़े थे, सहायता मांगने के लिए पहुंचे। ठीक उसी दिन पांडव में से एक अर्जुन, जो कि 5 भाई थे, उसमें से अर्जुन भी सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण उस समय सोए हुए थे। दुर्योधन घमंडी किस्म का व्यक्ति था, इसलिए वह श्री कृष्ण के सिर की तरफ जाकर बैठ गया। श्री कृष्ण सोए हुए थे और ये सिर की तरफ जाकर बैठा। अर्जुन दुर्योधन के बाद पहुंचा। सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा था, उसके बाद अर्जुन पहुंचते हैं और वह विनम्र भी थे। उनका स्वभाव विनम्र किस्म का था, इसलिए पैर की दिशा में बैठे। श्री कृष्ण की पैर की दिशा में बैठे। श्री कृष्ण ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जो भी मेरे पास पहले सहायता मांगने आएगा, हम उसकी सहायता करेंगे। श्री कृष्ण जैसे ही नींद से जागे, उन्होंने अर्जुन को देखा, क्योंकि अर्जुन पैर की तरफ बैठा हुआ था, क्योंकि दुर्योधन क्या था कि सिर की तरफ बैठा था। तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा कि वह अर्जुन का साथ देंगे। दुर्योधन ने इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि वो पहले आया था। लेकिन यहाँ पर रीजन क्या रहा कि वो सिर की तरफ बैठा था, जिसे श्री कृष्ण की नज़र नहीं पड़ी उन पर। जब इनकी नींद खुली तो सबसे पहले नज़र किस पे पड़ी? अर्जुन पे। कृष्ण ने कहा कि अगर हम किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा। यहाँ पर इस प्रकार दुर्योधन ने श्री कृष्ण के साथ को खो दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम जिससे सहायता की अपेक्षा करते हैं उनके साथ उदारता का व्यवहार हमें कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए।
अगला प्रश्न है, इमारत तथा स्मारक को अन्य प्रकार के सक्षम व्यक्ति के लिए, जैसे कि विकलांग के लिए और अधिक प्रवेश योग्य, मतलब कि अंदर आसानी से जा सके, कैसे बनाया जाएगा? इसके लिए सुझाव की एक सूची बनाओ। तो इसके उत्तर में हम क्या देखेंगे? इमारत और स्मारक में ढलान वाला प्रवेश द्वार की सुविधा होनी चाहिए। इमारतें तथा स्मारक में ढलान वाले प्रवेश द्वार के साथ रेलिंग की सुविधा होनी चाहिए ताकि पहिए वाली कुर्सी को आसानी से प्रयोग किया जा सके। इस तरह के व्यक्ति के लिए उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए तथा खाली स्थान से अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कागज के अधिक से अधिक उपयोग की एक सूची बनाओ। तो कागज महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग विभिन्न रूप में किया जाता है, जैसे कि हम जो किताब पढ़ते हैं वह कागज पर ही छपी होती है। हम लिखने के लिए भी कागज का प्रयोग करते हैं, वस्तु के पैकेट बनाने के लिए भी कागज का प्रयोग करते हैं, खेल के सामान जैसे कि बनाने में भी कागज का प्रयोग होता है, कृत्रिम गुलदस्ता बनाने में भी कागज का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो किसे चुनोगे और क्यों? तो मैं महरौली दिल्ली में को देखना पसंद करूंगी। मैं वहाँ लौह स्तंभ देख सकूंगी। यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने दिनों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। इसी परिसर में कुतुब मीनार वास्तव में एक महान स्मारक है। मैं महरौली में एक मनोहर स्मारक देख सकूंगी। तो यहाँ पर जो हमारा अध्याय था समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।